नमस्कार। फिजिक्स लर्नर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12th की जो फिजिक्स की लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। होपफुली जो पहला लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड कराया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हम आपकी हर समस्या का समाधान करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। चलिए हम लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और जहां हमने पिछले लेक्चर को रोका था या समाप्त किया था उसी से आगे हम बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने चार्ज क्या होता है उसको समझा था और चार्ज की जो चार बेसिक प्रॉपर्टीज की हमने बात की थी उनमें से दो प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस कर लिया था, एडिटिविटी ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब जो नेक्स्ट दो प्रॉपर्टी है उनको आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और उसके अंतर्गत क्या क्या कॉन्सेप्ट है उनको सीखने का प्रयास करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं आवेश के गुणधर्म और जो अगली प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी है उसको। देखिए अगली प्रॉपर्टी है हमारी आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, कुछ मटेरियल आपको लिख करके प्रोवाइड करा रहा हूं क्योंकि वीडियो में लिखते हुए करेंगे तो हमारा वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। आप आराम से एक तरह से नोट्स की भूमिका भी हो गई आपकी और चीजों को मैं सारा यहां पर लिखकर एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले जब आप आवेश के क्वांटीकरण की बात करते हो तो शब्द आया है क्वांटाइजेशन। उस शब्द का क्या मीनिंग है उसको हम समझते हैं। मैंने यहां पर लिखा है व्हाट इज क्वांटाइजेशन। देखिए यहां पर मैंने लिखा है जब किसी भौतिक राशि का आदान प्रदान सतत न होकर विविक्त। सतत का मतलब हो जाएगा एक तरह से आपका कंटिन्यूअस। सतत को हम क्या कह सकते हैं और विविक्त को हम कहते हैं इंग्लिश में डिस्क्रीट। ये क्या अभी सब बताऊंगा आपको। सतत न होकर विविक्त होता है तब वह राशि क्वांटीकृत कहलाती है तथा वह न्यूनतम मान जिसका आदान प्रदान संभव हो सकता है उस भौतिक राशि का क्वांटम कहलाता है और यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, क्वांटीकरण कहलाती है। अब देखिए इसको आप समझिए एग्जांपल से। इसको मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से बताता हूं। सपोज कीजिए आप कोई भी वस्तु मार्केट से खरीदने जाते हो तो बदले में आपको क्या देने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है। अब सपोज करो मैं ये पेन लेने जाऊं मार्केट में और इस पेन की कीमत मान लीजिए मेरे पास है 73 रुपीज। कितनी है? 73 रुपीज। तो 73 रुपये में कैसे दे सकता हूँ, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं 10 के 7 नोट देकर के एक एक के 3 सिक्के दे सकता हूँ, 50 का एक देकर के 10 के 2 देकर के, इस तरह से कॉम्बिनेशन में चाहे जितने बना सकता हूँ। लेकिन एक ऐसी मिनिमम मुझे आप संख्या बताइए को बार बार रिपीट करके मैं इस मान को या इस राशि को चुका सकता हूँ। वो संख्या कौन सी होगी? वो होगी आपका 1 रुपए। तो सिक्का या नोट कुछ भी हो सकता है। 2 रुपए से भी आप इसको नहीं पहुंच सकते, 3 रुपए 5 से भी नहीं पहुंच सकते, 10 से भी नहीं पहुंच सकते, 20 से भी नहीं पहुंच सकते। लेकिन 1 रुपए के सिक्के का अगर मैं बार बार रिपीटेशन करता हूं यानी इसको मैं अगर एक्सचेंज करता हूं मैं 73 रुपये आराम से चुका सकता हूं। समझ रहे हो आप इस चीज को? अब ये तो 73 की बात की। आप कोई सी भी राशि ले लीजिए, 65, 64, 1,50,000, कोई भी राशि ले लीजिए, मैं 1 रुपए के रिपीटेशन से उस राशि को चुका सकता हूं। उससे कम कोई मेरे पास राशि नहीं है क्योंकि 1 रुपए से कम के सिक्के पैसे की करेंसी हमारे यहाँ चलती नहीं है। और उससे बड़ा ऐसा कोई नहीं है जिस केवल उसकी सहायता से चुका सकूं। केवल अगर मान लीजिए 2 के सिक्के की बात करें, 2 रुपए के नोट की बात करूं तो उससे मैं इस राशि को नहीं चुका सकता, तो फेल हो गया। केवल 5 से नहीं, केवल 10 से नहीं, केवल 500 से नहीं, किसी से नहीं। तो मिनिमम राशि कौन सी है? मेरा 1 रुपए का। ठीक है ना, 1 रुपए का नोट या सिक्का कुछ भी। उसको अगर मैं बार बार रिपीट करता हूं तो मैं कोई सी भी वस्तु की कीमत को अदा कर सकता हूं। ठीक वही चीज यहां पर लिखी देखो, जब किसी भौतिक राशि का आदान प्रदान सतत न होकर विविक्त होता है। अब ये सतत नहीं है, सतत का मतलब क्या हो गया देखो, 1.1 या 1.2 इस प्रकार के पैसे चलते हैं क्या? हमारे नहीं चलते, हमारे चलते हैं 1 2 3। तो ये एक प्रकार का क्या है, विविक्त है, डिस्क्रीटनेस है। 1 के बाद 2 ही आएगा। सतत अगर होता तो 1 के बाद क्या था, 1.1 या 1.01 इस प्रकार की राशि आती। तो ये राशियां नहीं आ रही हमारे पास, क्या आ रही है 1 2 3 4 इस प्रकार से आ रही है। तो वापस सुनिए कि जब किसी भौतिक राशि का आदान प्रदान सतत न होकर विविक्त होता है तो यहां पर देखिए ये आदान प्रदान कैसा एक तरह से विविक्त है, 1 2 3 4 इस प्रकार से चल रहा है, विविक्त होता है, तब वो राशि क्वांटीकृत कहलाती है। तो हमारी जो करेंसी है वो एक प्रकार से क्वांटाइज्ड है, क्वांटीकृत है। क्यों है? क्योंकि उसमें सततता न होकर के क्या है, विविक्तता है। फिर ये तो हो गया क्वांटीकृत। फिर हमने लिखा है वह न्यूनतम मान जिसका आदान प्रदान संभव हो वह उस भौतिक राशि का क्वांटम कहलाता है। तो अगर करेंसी की बात करूं तो करेंसी का क्वांटम क्या है, 1 रुपए का सिक्का या नोट, वो उसका हो गया क्वांटम। और ये जो पूरी प्रक्रिया है क्वांटाइजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? क्वांटाइजेशन या क्वांटिक। मेरे हिसाब से आपको बहुत आसान से शब्दों में समझ में आ गया
कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है। सिंपल सी बात है कि कोई भी भौतिक राशि में जो आदान प्रदान अगर हो रहा है वो सतत नहीं होगा, विविक्त होगा, तो वो प्रक्रिया क्वांटीकरण। और आदान प्रदान हो रहा है तो किसका हो रहा है, जिस किसी भी राशि का हो रहा है न्यूनतम मान का, वो कहलाता है उस पूरी प्रोसेस का क्वांटम। क्वांटा कहलाता है, क्या कहलाता है, क्वांटम। और ये पूरी प्रक्रिया क्वांटाइजेशन। ये तो हमने बात की है करेंसी को लेकर के। अब हम आते हैं आवेश के संदर्भ में। आपको पता है कि आवेश जो है, किसी भी वस्तु पर आवेश है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल बताया, दो वस्तु है, तो आवेश की संरक्षण की प्रकृति क्या कहती है, आवेश केवल स्थानांतरित हो सकता है। तो स्थानांतरित का मतलब हो गया उसका आदान प्रदान हो सकता है। तो आदान प्रदान हो सकता है तो सबसे पहले हम देखते हैं वो आदान प्रदान सतत है या विविक्त है। अगर वो विविक्त है तो क्वांटाइजेशन की परिभाषा के अनुसार आवेश क्या हो जाएगा, क्वांटाइज्ड हो जाएगा। फिर हम लोग ये चेक करेंगे कि अगर वो क्वांटाइज्ड है तो उस मिनिमम क्वांटम का मान कितना होगा जिसका आदान प्रदान संभव हो। तो आप लोग जानते हो कि किसी भी वस्तु से आवेश का जो स्थानांतरण होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक तो आप ई से दर्शाते हो, माइनस। और मैंने आपको पहले बताया आवेश को हम इलेक्ट्रॉन के आवेश के संदर्भ में समझते हैं। तो किसी भी वस्तु से, एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ जब आवेश का स्थानांतरण हो रहा है तो वो हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के रूप में होगा। और इलेक्ट्रॉन चार्ज के रूप में होगा और वो भी कैसा होगा, सतत नहीं होकर के विविक्त होगा। विविक्त का मतलब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन अगर निकलेंगे तो या तो वो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा या दो निकलेगा या तीन निकलेगा, इसी प्रकार से निकलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी वस्तु से आपके 1/2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए या 2/3 इलेक्ट्रॉन निकल जाए या 1.12 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो वो हमेशा ई, 2e, 3e इस प्रकार से ही जुड़ेगा या निकलेगा। तो एक तरह से अगर किसी वस्तु पर जो आवेश का मान होता है, अगर किसी वस्तु पर आवेश का मान निकालूंगा तो वो हमेशा क्या होगा, प्लस माइनस एन ई के रूप में होगा। कैसे होगा, प्लस माइनस एन ई। एन मेरा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा 1 2 3, इस प्रकार से एक कंप्लीट नंबर हम कहते हैं पूर्णांक। प्लस माइनस क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है आवेश दो प्रकार की प्रकृति का होता है, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। ये हो गया एन इंटू, ये हो गई आवेश के क्वांटीकरण की परिभाषा। बिल्कुल सिंपल है, मैंने बता दी। ठीक है, इसको मैंने आगे लिखा भी, इसको भी आप एक बार देख लीजिए। देखिए लिखा है इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान सदैव पूर्ण संख्या में होता है तथा न्यूनतम आदान प्रदान एक इलेक्ट्रॉन का ही होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन का। अतः किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, कंप्लीट इंटीजर। ये आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। सिंपल सी बात है, मैंने लिखा ना कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वो हमेशा क्या होगा, वो होगा आपका n इंटू ई, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसका पूर्ण गुणज। ये किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आवेश का मान होता है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आगे आपके काम आने वाला है। और ई जो होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इस पर आवेश का मान आप जानते हो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चीज भी आप नोट कर। तो ये हो गई आवेश के क्वांटीकरण की रियल परिभाषा। मैंने आपको क्वांटाइजेशन शब्द क्या होता है वो भी समझा दिया, और आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है उसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये आप ध्यान रखिएगा। ध्यान इतना रखना है कि जो आदान प्रदान है वो सतत नहीं होकर के विविक्त हो रहा है। ठीक है, और दूसरा जिस मिनिमम मान का आदान प्रदान हो रहा है वो कहलाता है क्वांटम। तो आवेश का क्वांटम क्या हो गया, एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई हो गया, वो हो गया आवेश का क्वांटम। किसी वस्तु पर आवेश का मान ई का ही पूर्ण गुणज हो सकता है, ई 2e 3e 4e 5e इसी प्रकार से हो सकता है। ठीक है, बहुत आसान सा था, मैंने आपको बता दिया। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस फॉर्मूले पर बेस आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी यहाँ पर कराऊंगा, तो आप उसको ध्यान से सीखिएगा और समझ। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बनी रहती है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज और है जिसको भी आपको यहाँ समझना है। प्रकृति में क्या है, ये तो हमने कह दिया कि जो आवेश का आदान प्रदान है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के पूर्ण गुणज के रूप में ही होगा। लेकिन प्रकृति में अगर कुछ वैज्ञानिकों ने जब रिसर्च किया, ठीक है ना, तो कुछ ऐसे निष्कर्ष निकले कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, शब्द आपने सुने होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जब इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा गया, जैसे मान लीजिए पेन है, इसकी अगर मैं इंटरनल स्ट्रक्चर को देखूं ये किस किस से बना है, ठीक उसी प्रकार से जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा गया तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसको देखने पर यह पता चला ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ और मूल कण है, छोटे कण है, उनसे मिलकर के बना है।
और उन कणों का एक स्पेशल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, आगे लिखा हुआ है, मैं बता दूंगा। उसका नाम दिया गया था क्वार्क्स पार्टिकल। क्या दिया गया था? क्वार्क्स पार्टिकल। क्वार्क्स पार्टिकल क्या है? कि जो आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो जिन कणों से मिलकर के बने हैं उनको क्वार्क्स पार्टिकल नाम दिया गया। और मजे की बात देखिए, ये जो क्वार्क्स पार्टिकल है इन पर आवेश का मान होता है 1/3e, 2/3e। यहां पर एक बड़ा संशय की स्थिति हो गई। आप तो कह रहे हो कि किसी भी कण पर आवेश का मान e का पूर्ण गुणज होता है, यानी 1e, 2e, 3, लेकिन इन कणों पर तो आवेश का मान 1/3, 2/3 आ रहा है। लेकिन ये जो कण है क्वार्क्स, अभी तक इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं स्वतंत्र रूप से अस्तित्व, सिद्ध नहीं हुआ है। ठीक है ना? कल्पना की गई कि ऐसा होता है, लेकिन अभी इनको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं किया गया। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको तो आप एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर चुके हो, ये तो स्टेब्लिश्ड है। लेकिन ये जो क्वार्क्स कण है इनका भी स्वतंत्र अस्तित्व, स्वतंत्र रूप से इनका अस्तित्व अभी संभव नहीं है। इस वजह से आज की तारीख तक जो इलेक्ट्रॉन का क्वांटम है वो क्या है? ई, यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही है। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। मैंने इसको लिखा है, इसको आप देख लीजिए एक बार। कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जैसे कणों की आंतरिक संरचना को समझने के लिए कई प्रकार के कणों की कल्पना की गई जिन्हें क्वार्क्स कहा जाता है। इन पर आवेश 1/3e, 2/3e होता है, परंतु इन कणों का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। अतः आवेश का क्वांटम, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरा जो मैंने आपको समझाया है वो समझाया है आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, को आप बहुत ध्यान से समझ गए हो। ठीक है, तो ये हमने प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर ली। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी बचती है हमारी, आवेश की निश्चरता, इनवेरियंस ऑफ चार्ज, को भी देखते हैं। के बारे में मैंने कुछ लिखा है, फिर मैं उसको समझाता हूं। देखिए मैंने क्या लिखा है, विद्युत आवेश की निश्चरता, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। क्या लिखा है पहले पढ़ के बता देता हूं, फिर इसको समझा देता हूं। देखिए, आवेश निर्देश तंत्र के चयन से स्वतंत्र होता है, अर्थात किसी वस्तु पर आवेश का मान अपरिवर्तित रहता है, चाहे वस्तु या प्रेक्षक की चाल कुछ भी। अब लिखा हुआ नहीं समझ में आएगा, जब मैं इसको आपको डायग्राम से बताऊंगा तब आपको ये सारा समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर एक शब्द काम में आ रहा है, निर्देश तंत्र। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि निर्देश तंत्र होता क्या है। तो आप देखिए, आपने क्लास 10th 11th में इस प्रकार के डायग्राम्स देखे होंगे। इस प्रकार से हम डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा मूल बिंदु हो गया। यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट है जिसको आप पी कहते हो। तो ये जो इस प्रकार का डायग्राम बनता है, इसी को हम क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र। तो हम क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र। बेसिकली निर्देश तंत्र क्या है उसको आप थोड़ा समझिए। आपको पता है फिजिक्स के अंतर्गत हम क्या करते हैं? कैलकुलेशंस करते हैं। क्या करते हैं? कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। तो कैलकुलेशंस जब आप करोगे तो कोई ना कोई आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेके चलना पड़ेगा कि हाँ, हम इस पॉइंट को रेफरेंस मानते हुए कैलकुलेशन करेंगे। इसको मैं और अच्छे एग्जांपल से समझा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि रेलवे स्टेशन कितना दूर है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप में से कई बच्चे आंसर देंगे कि 2 किलोमीटर, कोई कहेगा 4 किलोमीटर। तो फिर आंसर अलग अलग कैसे आ रहे हैं? तो देखिए, मूल प्रश्न ये नहीं रेलवे स्टेशन कितना दूर है, मूल प्रश्न ये है कि रेलवे स्टेशन की दूरी तो आपने पूछ ली, लेकिन किस स्थान से पूछी है? स्थान मतलब आपके अपने घर से पूछी है, या बस स्टैंड से पूछी है, या किसी कॉलेज से या किसी स्कूल से पूछी है, वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो किस स्थान से पूछी है, वह स्थान ही आपका क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज आगे बहुत काम आएगी। निर्देश तंत्र का सिंपल सा मतलब हो गया कि आप कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हो या कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो, तो उस कैलकुलेशन को करने के लिए सबसे पहले आप अपने आप को क्या करोगे? एक स्थान पर फिक्स करोगे। तो जिस स्थान पर आप फिक्स करोगे वो आपका कहलाता है निर्देश। बिल्कुल इजी हो गया। अब इसको हम समझते हैं ये इनवेरियंस क्या है। इसको आप एक बार देखिए थोड़ा। मैं यहाँ पर देखो 4 तरह के डायग्राम बनाता हूँ, उसको आप एक बार थोड़ा देखिएगा। सबसे पहला डायग्राम तो मैंने ये बनाया, ये मेरा एक निर्देश तंत्र है और ये मेरी कोई वस्तु है, ठीक है, जिस पर Q आवेश है। दूसरा डायग्राम मैंने इस तरह से बनाया, ये मेरा एक निर्देश तंत्र, ये मेरी वही वस्तु और उस पर आवेश का मान है Q। तीसरा डायग्राम मैंने इस तरह से बनाया, ये मेरा निर्देश तंत्र, ये वही वस्तु, उस पर आवेश Q। और चौथा डायग्राम मैंने इस तरह से बनाया, निर्देश तंत्र, वस्तु, इस पर आवेश। ये 4 सिचुएशन, ठीक है ना? सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 3 और सिचुएशन नंबर। अब
हम चारों सिचुएशन में अलग अलग स्थिति को कंसिडर करते हैं। सपोज कीजिए ये मेरा निर्देश तंत्र है, मान लीजिए जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो इनिशियल में ये निर्देश तंत्र मेरा कैसा है, स्थिर है। कैसा है, स्थिर, जिसको आप कहोगे स्टेशनरी। क्या कहोगे, स्टेशनरी। और ये जो वस्तु है ये भी आपकी कैसी है, स्टेशनरी। मैं बार बार शब्द स्टेशनरी लिखूंगा, स्टेशनरी का मतलब हो गया स्थिर, वो गतिशील नहीं। तो पहले सिचुएशन तो क्या है कि जो वस्तु है जिस पर आप आवेश का मान ज्ञात करना चाह रहे हो वो वस्तु भी स्थिर है, और ये जो निर्देश तंत्र है जिसके सापेक्ष कर रहे हो वो भी क्या है, स्थिर। दूसरा सिचुएशन क्या होगी कि निर्देश तंत्र मान लीजिए किसी वेग v से क्या है, गतिशील है। तो दूसरी सिचुएशन हो गई कि ये जो मेरा निर्देश तंत्र है वो कैसा है, मूविंग है, यानी गतिशील है। लेकिन ये जो है मेरा वस्तु वो कैसी है, स्टेशनरी। ये सिचुएशन हो सकती है पॉसिबल। तीसरी सिचुएशन क्या है कि ये जो आपका निर्देश तंत्र है वो तो मैंने कह दिया कैसा है, ये आपका, ये हो गया आपका स्टेशनरी। और ये जो वस्तु है इसको मैंने कह दिया ये अब गतिशील है। क्या है, गतिशील, मूविंग, किसी वेग v से चल रही है। और फोर्थ सिचुएशन मैंने क्या कह दी कि आपका निर्देश तंत्र भी गतिशील है और आपकी वस्तु भी गतिशील है। ये भी किसी वेग से चल रही है और ये भी किसी वेग से। तो ये आपका निर्देश तंत्र भी क्या हो गया, मूविंग, और ये आपकी वस्तु भी क्या हो गई। तो चार सिचुएशन आपके सामने नजर आ रही है। एक स्थिति में वस्तु और निर्देश तंत्र दोनों ही स्थिर, एक स्थिति में वस्तु गतिशील निर्देश तंत्र स्थिर, एक स्थिति में निर्देश तंत्र गतिशील वस्तु स्थिर, और एक लास्ट सिचुएशन में दोनों ही गतिशील। अब देखिए इस सेंटेंस का क्या मतलब है। इस सेंटेंस का मतलब है कि जो आवेश है किसी वस्तु पर, आवेश का जो मान है वो निर्देश तंत्र के चयन से स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र का मतलब क्या हो गया, आप निर्देश तंत्र कहीं भी रखिए उस आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे, समझिए। वापिस उस एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि रेलवे स्टेशन कितना दूर है। अब बदले में मैंने क्या कहा कि आप मुझे वो स्थान बताइए कहां से। तो मैंने मान लो कह दिया कि बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन कितना दूर है। तो बस स्टैंड मेरा क्या हो गया, निर्देश तंत्र। तो मान लीजिए बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन कितना दूर है, 3 किलोमीटर। अब मैंने कहा नहीं, कॉलेज से या स्कूल से रेलवे स्टेशन कितना दूर है, मैंने ये प्रश्न पूछ लिया। तो मेरा निर्देश तंत्र क्या हो गया, बदल गया। अगर निर्देश तंत्र बदल गया तो उस दूरी का मान भी बदल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि रेलवे स्टेशन की जो दूरी है वो निर्देश तंत्र के चयन पर निर्भर कर रही है, स्वतंत्र नहीं है। अगर निर्देश तंत्र बदलेगा तो उस रेलवे स्टेशन की दूरी बदल जाएगी। अब वहां से आप इस चीज को समझिए। लेकिन यहां पर मैंने क्या कहा कि निर्देश तंत्र मान लीजिए स्थिर हो, या निर्देश तंत्र गतिशील हो, या निर्देश तंत्र स्थिर हो, वस्तु गतिशील हो, या दोनों गतिशील हो, तो हर सिचुएशन में क्या हो रहा है, निर्देश तंत्र एक तरह से आपका बदल ही रहा है। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। तो क्या निर्देश तंत्र बदलने से इस वस्तु के आवेश पर, इस वस्तु का जो भी आवेश है उस पर कुछ फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। और यही कहलाता है विद्युत आवेश की निश्चल। यही मैंने लिखा है, देखो, आवेश निर्देश तंत्र के चयन से स्वतंत्र होता है। आप निर्देश तंत्र कैसा भी लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस वस्तु पर आवेश का जितना मान है वही रहेगा। अर्थात किसी वस्तु पर आवेश का मान अपरिवर्तित रहता है, चाहे वस्तु या प्रेक्षक, प्रेक्षक का मतलब हो गया जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कहां बैठता है, हमेशा निर्देश तंत्र पर, और वस्तु हो गई आपकी ये, चाहे वस्तु या प्रेक्षक की चाल कुछ भी हो, दोनों स्थिर हो, एक गतिशील हो एक स्थिर हो, या दूसरा गतिशील हो पहला स्थिर हो, या दोनों गतिशील हो, उनकी चाल कैसी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वस्तु पर जो आवेश का मान है वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, आप मेजरमेंट चाहे कहीं से ही कीजिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि विद्युत आवेश की निश्चरता, इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मेरे हिसाब से जो आवेश के गुणधर्म की बात हमने की थी उसको मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया है। आप इस लेक्चर को बहुत आराम से सुनिए, पेन पेपर को हाथ में लेके बैठ करके ही सुनिए, और एक एक चीज को नोट करते चलिए। और ध्यान रखिएगा एक चीज, कई बच्चों में नीट एग्जाम को लेकर के बड़ी भ्रांतियां होती है, फिजिक्स बड़ी टफ लगती है। लेकिन अगर आपने इस लेक्चर सीरीज को बिल्कुल ध्यान से सुना, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट पर बहुत फोकस किया जाएगा, और कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन सोल्व होते हैं उनमें कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा रोल होता है ना। आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कितनी कर लीजिए, उसकी तुलना में अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो उस लिहाज से भी ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इस लेक्चर को मैं यही समाप्त करूंगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। और आपको वापिस से यही सलाह है कि कोई भी आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो लेक्चर सुनते वक्त, तो आप आराम से कमेंट के थ्रू हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसका पूरा समाधान किया जाएगा। थैंक यू।